अस्सलामुअलैकुम। न्यू पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज खान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक, जहाँ सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल हमने देखा कि मामला पेश आया जहां पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया गया। उनकी कानूनी टीम अदालत में मौजूद थी और तौहीन अदालत के हवाले से केस में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के नाअहली फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई थी और अभी नाअहली के खिलाफ ये अपील को भी खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने सरदार तनवीर इलियास के वकला पर बरहमी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि आपने इस अपील में साबिक वजीर आजम को मौजूदा वजीर आजम क्यों लिखा? बिल्कुल, एक ये पूरा मामला है और उसके साथ साथ सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक कायम मकाम वजीर आजम अब बन गए हैं। फवाद चौधरी उधर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वजीर आजम के खिलाफ ही चले गए हैं। उन्होंने सिर्फ शहबाज शरीफ को धमकी देते हुए कहा है कि जो कुछ सरदार तनवीर इलियास के साथ हुआ है, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ भी इससे कुछ सबक हासिल करे, वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी हो सकता है। और उन्होंने अदालतों का एहतराम भी लाजमी करार दिया है और ये कहा है कि अब दुआ भी है कि वो अपने बयान पर कायम रहें। बहरहाल ये तो फवाद चौधरी के हवाले से भी स्टेटमेंट थी और आजाद कश्मीर के हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे अब टॉप स्टोरीज। हुकूमत और ऑपोजिशन मुज़ाकरात बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी, मुफ्ती सईद के बयान ने हलचल मचा दी। महंगाई में पिसे अवाम के लिए महंगाई कम होने की खुशखबरी। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ पक्का ऑपरेशन जारी। मिनी कबाब विद पास्ता का मजेदार पकवान भी आज होगा नियो पाकिस्तान का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान जहां मुलाकात हुई है। मुलाकात अच्छे माहौल में हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उमूर से मुतालिक भी बातचीत की गई और इससे पहले हम देख चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वजाहत भी पेश कर चुके हैं अपनी ऐवान में जाने से मुतालिक। और उनका ये कहना था कि मैं वहाँ पर सियासी बात नहीं करने आया था, लेकिन जब वहाँ पर बहुत सारी सियासी बातें हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसी मौके पर रख देना चाहिए ताकि बाद में मुझ पर तनकीद ना हो। बिल्कुल, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इम्तियाज आलम साहब सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे तज्जिया लेते हैं। इम्तियाज साहब, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बर्फ पिघलने के मामलात हैं उसमें कुछ तेजी दिखाई दे रही है। इमरान खान तो आमादा बज़ाहिर लग रहा है कि हो गए हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है और राना सनाउल्लाह साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है कि जो मामलात हैं, जो बहरान है, उसका हल बातचीत से ही निकलता है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब चोर डाकुओं और लुटेरों के साथ मुज़ाकरात करने को, एक मेज पर बैठने को तैयार हो जाएंगे? मेरा ख्याल है पहले भी जब इमरान खान वजीर आजम थे तो पार्लियामेंट्री कमेटीज में पीटीआई के लोग बैठते थे इन पार्टीज के साथ, और अभी भी सेनेट में हम देखते हैं जो मुख्तलिफ कमेटीज में पीटीआई के सेनेटर्स बैठते हैं। ये जो बाइकॉटिज्म है और एक दूसरे से बात न करना है, ये कोई जमहूरी रवायत नहीं है और ना ही पार्लिमानी रवायत है। सियासतदान ही सियासी मामलात का हल निकाल सकते हैं। अदलिया ने निकालने की कोशिश की तो अदलिया खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई और फौज तैयार नहीं है आर्बिट्रेशन के लिए। तो अच्छी बात है अगर फौज पीछे हटी है, लेकिन अदलिया ने जो किरदार संभाला गालिबन वो अदलिया के लिए अच्छा शगुन साबित नहीं हुआ जी। अब फिर मामला अगर पार्लियामेंट ने हल करना है, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ नरम गोशे पैदा हुए हैं लेकिन सख्त गिरी कायम है। जो गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है बातचीत के लिए कि या तो मुल्क नाराजियत का शिकार हो जाएगा, एनआरकी की लपेट में आ जाएगा, या फिर यह है कि बातचीत करनी पड़ेगी। और उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि वो आप बातचीत शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पेशरफ्त है, बर्फ़ इससे पिघल सकती है। लेकिन मुझे लगता ही है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान का रवैया इस बारे में अभी काफ़ी सख्त है, लचकदार नहीं है। हमने कोशिश की थी, सियासतदानों से बातचीत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि फिर गाड़ी छूट जाए, कहीं ये ना हो कि आईनी निज़ाम हो जाए और सियासी निज़ाम भी हो जाए। और ये जो 2008 के बाद जमहूरी ट्रांजिशन हो रही थी कि 2 हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की और ये तीसरी मुद्दत भी पूरी होती नज़र तो आ रही है, लेकिन ये बड़े बहरान का शिकार हो गई है।
ठीक तो है, मुझे क्या लगता सब ही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस हैं, मुतअद्दिद केसेस में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है और अब दौरान इद्दत निकाह के केस में भी पेशरफ हुई है, जहां पर जो निकाह ख्वाह है मुफ्ती सईद का अहम बयान अदालत में सामने आया है और इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि शरई शराइत की यकीन दहानी पर 1 जनवरी 2018 इमरान खान और बुशरा बीबी का उन्होंने निकाह पढ़वाया था और इमरान खान की जानिब से फिर दोबारा कहा गया निकाह पढ़वाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है खान साहब पर इस हवाले से भी कि मदीने की रियासत की बात करते हैं या का नाबुदू या कि नस्ताइन से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तस्बीह उनके हाथ में रहती है, लेकिन एक जो इतना बड़ा इल्ज़ाम अब उन पर लग रहा है उसको किस तरह से फिर डिफेंड करेंगे? अब मैं ये समझता हूँ कि मौलवी साहब ने पहला निकाह क्यों पढ़ाया। अगर जाहिर है कि उनकी तलाक एक ख़ास तारीख को हुई और उनका निकाह एक ख़ास तारीख को हुआ, तो पढ़ाया क्यों था मौलवी साहब ने? ये जो उन्होंने गैर शरई हरकत की है, पहले तो खुद मुर्तकिब हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो निकाह का तसव्वुर है वो मियाँ बीवी का बुनियादी तौर पर राजीनामा है एक इकट्ठे जिंदगी गुजारने का। ये बाद में ये निकाह खान आ जाते हैं, फलां आ जाते हैं, इनकी कोई इस्लाम में ये तो अब रवायत बन गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। फिर ये कि वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। ठीक है, अब मुझे ये लगता कि इस एज में इद्दत से क्या मुराद है कि खुद खातून जो है वो एक खास स्टेज पे चली जाए तो उसका वो साइकिल नहीं बनता हार्मोनल, तो उससे वो कैसे इद्दत हो ना हो तो वो तो बच्चा नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल। लेकिन इम्तियाज साहब, सोशल मीडिया पर तो खैर इस मामले को लेकर काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि जो मुफ्ती साहब है उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि कानून और शरीयत के खिलाफ जाकर ये निकाह किया गया। बहरहाल आगे चलते हैं और सियासी गुफ्तगू पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी। ये जो अचानक सरदार तनवीर नाहल में जिस तरीके से फवाद चौधरी की स्टेटमेंट भी सामने आई, यकीनन आपने सुनी भी होगी जब मैं शेयर कर रही थी, तो PTI में तो खासी खुशी की लहर है। वजीर आजम या नवाज शरीफ को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप भी इनसे कुछ सबक सीखें, आप भी नाहल हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने जो डायरेक्टली शहबाज शरीफ को ये पैगाम भी भेज दिया, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? देखिए, ये रवायत चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने शुरू की थी जी, और वहां पे हमने देखा कि एक वजीर आजम जिसने उन्हें रिहा किया था, बहाल किया था, उसी को उन्होंने चंद सेकंड्स की सजा देकर तौहीन अदालत में वजारत उसमें से फारिग कर दिया। फिर दूसरे चीफ जस्टिस साहब ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल कर दिया अकामा है। ये बड़ी खौफनाक रवायत है। ये जुडिशरी अपनी हद से गुजरी माजी में, और अभी भी लगता ही है कि हालांकि पूरे फुल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आज़ाद कश्मीर के सदर के हवाले से, वज़ीर आज़म के हवाले से फैसला दिया है, नाअहल किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है कि आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को तौहीन अदालत में फारिग कर दें। और तौहीन अदालत के कानून में तब्दीली की ज़रूरत है। इसका बड़ा मिसयूज़ हुआ है हमारी सियासत में और तारीख में। और अगली बात यह है कि हमारे दोस्त फवाद चौधरी जो है वो दोनों ही मजे लेना चाहते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये चीज इन्होंने होना ही होना था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर के नाअहल, तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ को बुलाती ही नहीं बुलाती। और फिर ये भी कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो बाहर के अब जो मामला है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ जो है उन्हें अदालत बुला सकती है। शहबाज शरीफ ने बड़ा सेफ खेला है, उन्होंने मामला पार्लियामेंट में डाल दिया है और पैसे का मामला भी उन्होंने फाइनेंस के। लेकिन इम्तियाज साहब, ऐसा ही क्यों है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ही वजीर आजम को मुल्क बदर किया जाता है, वजीर आजम को ही फांसी दी जाती है, वजीर आजम को ही गोली लगती है, वजीर आजम को ही नाअहल किया जाता है। जो सरकारी अफसरान हैं वो तो आराम से अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो टेन्योर है वो पूरा करते हैं। सियासतदानों पर ही उंगलियां उठती हैं, वजीर आजम ही पिस रहे हैं इस मुल्क में। तो उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना नहीं गया है, अवाम के हक राय दही को माना नहीं गया है, अवाम की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया गया है। अवाम की हुक्मरानी के नीचे सारे इदारे आते हैं, अवाम ही टैक्स देकर इन सब इदारों को चलाते हैं। ये कोई नौबादियाती दौर नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर हाकिम बन के बैठना है, भले वो जर्नैल हों, भले वो जजेस हों। तो ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी, उससे जुडिशल एक्टिविज्म के तहत इफ्तिखार चौधरी साहब ने और साकिब निसार ने और खोसा साहब ने और बाज़ा गुलजार साहब ने उस जुडिशल एक्टिविज्म के तहत अपनी हदें क्रॉस करके कम से कम 2 हुकूमतों को तो उन्होंने उसमें मुअत्तल बना दिया था। मैं समझता हूँ कि ये अब देखते नहीं आप कि जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब फैसला कर रहे हैं स्टील मिल के केस का,
कोई प्राइवेटाइजेशन ना हो सकी। फिर वो जो सोने की कान का केस था, जी 10 अरब डॉलर जुर्माना हुआ। फिर आप देखते थे जस्टिस साकिब निसार साहब किडनी अस्पताल पहुंचे हुए हैं अपने भाई को लगवाने के लिए और मौजूदा सेटअप को उड़ाने के लिए। वो तो साइकिल स्टैंड पे ही पहुंचे होते थे। एक और चीफ जस्टिस साहब से वो प्लाजे गिराते फिर रहे थे, उन्हें चाहिए था अपने बचपन के जमाने का कराची। ये क्या है मामला? टैक्सेस लगते हैं, स्टे ऑर्डर हो जाते हैं, और ये बहुत सारे आप देखें अरबों रुपए सरकार के जो टैक्सेस के हैं वो मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स के तहत अभी तक रुके हुए हैं। अभी मैंने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है, हुकूमत ने बिजली बचत स्कीम चलाई। उन्होंने कहा कि जी रात 1 बजे तक आप खोल सकते हैं। मैंने इसका अदलिया से क्या ताल्लुक है कि आप रात को 1 बजे तक दुकानें खोल रहे हैं उस मुल्क में जहाँ तबानाई का इतना बहरान है? तो मैं समझता हूँ कि ये अदलिया को अपनी हद में रहना चाहिए, ठीक है। इंसाफ फराहम करने की हद तक और इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करने की हद तक। ये पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे पब्लिक इंटरेस्ट को निगेट करना, उसकी नफी करना ठीक नहीं है। ठीक है। इम्तियाज साहब, नवाज शरीफ शाही मेहमान की हैसियत से सऊदी अरब भी पहुंच चुके हैं, मरीम नवाज भी सऊदी अरब हैं, शहबाज शरीफ की रवानगी भी जल्द मुतवक्के है। इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? मोहतरमा बेनज़ीर की वापसी के बाद भी जो नवाज शरीफ की वापसी है उसको भी सऊदी अरब ने ही यकीनी बनाया था, तो अभी कुछ चांसेस हैं कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो अब हो जाएगी सऊदी अरब से डायरेक्ट पाकिस्तान? देखिए, मेरा ख्याल ये जो शहजादा मोहम्मद जो है जो वली अहद हैं सऊदी अरब में, उनका रोल काफी बढ़ता नजर आता है मुझे जी। और पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अभी $2 बिलियन उन्होंने फिर दिए हैं, वरना हमारा दिवालिया पिट चुका होता और पिट सकता है अगर सऊदी इमदाद ना आए, यूएई की इमदाद ना आए, तो उसमें उनका रोल बढ़ जाता है। जब मुल्क के अंदर सियासी मामलात पे, इख्तलाफात पे हल के लिए कोशिश न की जाए जैसे पार्लियामेंट में होनी चाहिए, और पीटीआई को पार्लियामेंट में अब वापस आने देना चाहिए, जो अभी हाई कोर्ट ने फैसले किए हैं। उनकी डी नोटिफिकेशन वापस ले ली है, ये सस्पेंड कर दी है। तो बजाय इसके कि पार्लियामेंट में हो, तो मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क के फैसले हों तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि ये नवाज शरीफ की वापसी का मैं समझता हूँ ये पहला कदम है, और मुझे लगता है कि अब वो कुछ गारंटीज और एश्योरेंसेस चाहते हैं, और चाहते हैं शायद कह रहा हूँ मैं, स्पेकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हकायक नहीं है, ये गलत भी हो सकते हैं, कि वो सऊदी आशीर्वाद चाहते हैं। अब सऊदी के सद तक तैयार होंगे, वो जाहिर है कि एक बड़ी और पार्टी है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, जाहिर है उसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। क्या वो मेडिएशन करेंगे या वो एक नवाज शरीफ के पीछे अपना बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरे मामले पर अपने एनालिसिस शेयर करे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान वंस अगेन। तो नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बहुत सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें मुतअद्दिद केसेस में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है, और अब दौरान इद्दत निकाह के केस में पेशरफ्त हुई है। निकाह ख्वान मुफ्ती सईद का अहम बयान अदालत में सामने आया है, और इस बयान में मुफ्ती सईद ने कहा है कि शरई शराइत की यकीन दहानी पर 1 जनवरी 2018 इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया गया, और फिर इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राब्ता किया और दरखास्त की कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़ाना है। इमरान खान ने बताया कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था, और इमरान खान ने यह भी बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर यह पेश गोई थी कि वो वजीर आजम बन जाएंगे। मुफ्ती सईद ने कहा कि बाद में पता चला कि निकाह शादी की तकरीब फ्रॉड पर मबनी है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब की, और आखिर में उन्होंने इस पहले निकाह को खिलाफे कानून शरीयत भी करार दिया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दौरान इद्दत निकाह के केस में इमरान खान के लिए मुसीबत भी है। मुफ्ती सईद की जानिब से जो बयान दिया गया है उसके बाद ये पता चल रहा है कि सिर्फ पेशगोई की बुनियाद पर खिलाफे कानून शरीयत निकाह पढ़ाया गया। इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क़वानीन मुकर्रर फरमाए हैं शरीयत के लिए, निकाह, तलाक, इस तरह से बाकी क़वानीन हैं। तो अगर अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाए तो ये तो शैतानी फेल है
और कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि शैतान फाहिश और कुफ्र के कामों का हुक्म देता है। आप मुफ्ती साहब ये भी फरमा रहे हैं कि यानी उन्हें उस वक्त तो मालूम नहीं था। इमरान खान ने 1 महीना पहले दौरान इद्दत निकाह करवा के फिर दोबारा उसकी तजदीद की और ये बताया कि अगर मैं उस वक्त निकाह ना करता तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। तो ये इद्दत के दौरान तो निकाह होता ही नहीं है। जब ये निकाह नहीं हुआ तो फिर इनके दरमियान जो ये मियाँ बीवी बने तो उसकी क्या हैसियत है, शरीयत के हवाले से इन पर क्या जो है वो हद लागू अच्छा, होती है। सिद्दीक साहब, जिस तरह से हम अब बताएं। तस्करा आपसे करना चाहूंगी, कमेंट लेना चाहूंगी। साकिब निसार ने इससे पहले इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया, लेकिन अब जिस तरह के मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं, डू यू बिलीव के इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं? और 62-63 का इतलाक होता है खान साहब पर खासकर। मेरी जो मैं ये अगला जुमला मेरा ये था जो आपने फिर सवाल उठा दिया जी। बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक भी वो यानी अहल नहीं है अवामी नुमाइंदगी के, क्योंकि ये भी गलत है। लेकिन जो उन्होंने जिस गुनाह का इर्तिकाब किया है अब शहादत की सूरत में सामने आ गया है, वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, वरना फिर क़यामत को रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं या दुनिया में क्या करते हैं, ये मेरा मनसब नहीं है कि मैं इस सिलसिले में कोई फतवा दूं। ये काम गलत है। ठीक है। जो हमारा आइन कहता है, कानून, उसके मुताबिक वो अवामी नुमाइंदगी के लिए अहल नहीं। अच्छा फारूक साहब, पीटीआई वाले या जब उनके लीडर से बात होती है, रहनुमाओं से बात होती है, तो वो यही बात करते हैं कि ये जाती मामला है। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं ये तो अल्लाह की बारगाह में इंसान का और खुदा का मामला है, फिर वो भी बातें करते हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं पर बातें करते हैं, मरीम नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, फिर वो सबके जाती मामलात उठा लेते हैं। तो आपको लगता है कि जो ये रविश है ये नहीं होनी चाहिए, जातियात के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आपस में अगर कोई किसी हद की वायलेशन हुई है, कहीं चोरी चकारी, यानी इस मिसाल में दे रहा हूँ, आपस में तय कर लो। जब हमारे पास मुकदमा आ जाएगा तो फिर हम शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। अब अगर ये चीज़ छुपी रहती, आपस में मामलात कुछ कहीं कोई ऐसा लेन देन गलत गुनाह है, वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेते। अब ये इनका मामला आ गया है अवाम में सामने और अदालत में। अब तो अदालत जो है वो कानून से हटके कुछ नहीं कर सकती। ठीक है सदीक साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल किया गया। इससे पहले हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ भी नाअहल हुए और कहा यही जा रहा है कि तनवीर इलियास को डिफेंस का मौका भी नहीं मिला। इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो हुआ इसको डिफेंड करती ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि जो अगला मरहला हो वो शहबाज शरीफ साहब को नाअहल किया जाए। देखिए बात ये है, मुकदमात बनते हैं, पिटीशन होती हैं। नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो पूरी दुनिया में एक मजाक बनी हुई है, बदतरीन फैसला है। दुनिया में किसी ज्यूरिस्ट ने, किसी एडवोकेट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। ये मामला जो इलियास तनवीर साहब का या तनवीर इलियास साहब का है, ये उन्हें कल उनकी तकरीरें हाई कोर्ट में सुनाई गई। उसके बाद उन्होंने अपना आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। लेकिन आज जो खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने लिए ये मामला लगा लिया है। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक है सदीक साहब, एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, मरीम नवाज भी उनके साथ मौजूद हैं, शहबाज शरीफ भी कुछ ही दिन में वहां पहुंच जाएंगे। तो सऊदी अरब का ये जो दौरा है नवाज शरीफ का, जिस तरह से उन्हें दावत दी गई है, इस आमद को महज आम नहीं समझा जा रहा, तो कुछ खास हो सकता है? क्योंकि इस हवाले से हमने पहले भी देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर की वापसी के बाद नवाज शरीफ की वापसी को भी सऊदी अरब ने ही यकीनी बनाया था। देखिए, हम दुनिया में जो चाहे कहें, ना अल्लाह के यहाँ ना दुनिया में तमाम इंसान अपने ओहदे, मर्तबे, अहमियत के एतबार से बराबर नहीं होते जी। नवाज शरीफ साहब के और उनके ख़ानदान के सऊदी अरब और बहुत सी जगह अपने कुछ ज़ाती ताल्लुकात हैं, ठीक है, दोस्तियां हैं तुर्की के साथ वगैरह। तो ये जो उन्हें दावत दे के जहाज भी भेजा, बुलाया भी है, तो इससे तो समझ आती है ना कि ये कोई आम सा मामला नहीं है। तो हमें जो मैं
जितने आप बाखबर हैं उससे थोड़ा ज्यादा मैं, चूंकि मैं हूँ मियाँ साहब के साथ 86 से पहले जर्नलिस्ट, फिर उसके बाद 93 से मैं मुस्लिम लीग नून में काम कर रहा हूँ, करीब रह के काम कर रहा हूँ। वो इस दौरे से पाकिस्तान के लिए जितने भी बेहतर नताइज बरामद कर सके वो उसके लिए जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुसलसल महंगाई में पिसे हुए अवाम के लिए अब खुशी की खबर भी आ रही है। और इस वक्त मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम पर टैक्सेस और महंगाई का जो बोझ है उसका शदीद दबाव बढ़ा है। ऐसे में IMF ने आइंदा बरस पाकिस्तान में शरह नमू में इजाफे, महंगाई में कमी और रोजगार बढ़ने से मुताल्लिक फाइनली कोई खुशखबरी भी सुनाई। बिल्कुल, और वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई हदफ से ज़्यादा बल्कि जो ग्रोथ है वो कम रहेगी। दूसरी जाने मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए मामला भी फाइनल हो चुके हैं और UAE हुकाम के जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी अब तहरीरी जमानत मिल जाएगी। और इस तरह IMF का कहना कि शरह सूद में इजाफा आर्जी है ताकि ज़्यादा महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। महंगाई में कमी के बाद मरकजी बैंक्स की शरह सूद में भी कमी करेंगे। पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए माहिर मईशत आबिद सुलेहरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। आबिद साहब, थैंक यू सो मच। आप समझते हैं कि IMF मुआहिदा हो जाएगा तो मुल्क में महंगाई की जो शरह वो कम हो जाएगी? देखिए, इस साल में तो अभी महंगाई की शरह कम नहीं होगी। मैं इस कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, ये 2023 जो है। और उसकी वजह यह है कि ये अगर आपने देखे हों ग्रोथ प्रोजेक्शन ADB की, वर्ल्ड बैंक की और इवन IMF की भी, तो 0.04, 0.5, 0.6 ये वो ग्रोथ बता रहे हैं कि जी 0.5% ग्रोथ जो है वो रहेगी। अब 0.5% ग्रोथ जो है उसका मतलब यही है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होगी, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हम जो एक फ़र्द है उसको दो चीज़ों की कीमतें जो ज़्यादा बॉदर करती हैं, खुराक की कीमत और एनर्जी की कीमत। और एनर्जी में बिजली भी है, गैस भी है, पेट्रोल और डीजल भी है, तो ये दोनों चीज़ें उसको बॉदर कर रही होती हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर का आउटपुट मुतासर होता है तो जाहिर है कि खुराक महंगी होगी। और इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर डेट का खात्मा करना है, या वैसे अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो एनर्जी की कीमतें जो हैं वो बुलंद रहने की तवक्को है। जो एक रे ऑफ होप इस सारे सिनेरियो में नज़र आ रही है वो ये है कि अगर IMF का ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद हमें जो किस्त रिलीज हो जाती है, तो वो जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी और दुनिया की इकॉनमी में, वो थोड़ा सा बेहतर होगा। और उसकी वजह से जो बहुत से मामला रुके हुए हैं वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी कुछ चीज़ें चल रही हैं। इवन जो जिनेवा प्लेजेस थी सैलाब ज़दगान के लिए, वो भी ज़्यादा वर्ल्ड बैंक और ADB की तरफ से हैं, और वो भी इसलिए रुकी हुई है कि IMF के साथ पाकिस्तान प्रोग्राम उसका अभी रिवाइव नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आप सब अभी हमें अभी UAE से भी $1 अरब की फाइनेंसिंग की जो गारंटी है वो मिल जाए, और इस बार तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट रहा, वो क्यों पैदा हुआ? क्योंकि IMF हमारी मदद करने वाले ममालिक से तहरीरी जमानतें क्यों तलब कर रहा है? वो इसलिए तलब कर रहे हैं कि पिछला जो रिव्यू था उसमें सऊदी अरब और UAE दोनों ने बोर्ड में कहा कि वो अपने कर्जे वापस नहीं लेंगे बल्कि रोल ओवर कर देंगे। उसके बाद जो मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, उसकी वजह से वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल पैरा हो गया और उन्होंने अपने कर्जे रोल ओवर नहीं किए। तो IMF इसलिए बज़िद था कि वो लिख के दें कि वो कर्जे रोल ओवर कर देंगे, चूँकि लास्ट टाइम उन्होंने वर्बली बोर्ड में कहा, चूँकि बोर्ड मेंबर्स हैं सऊदी अरब भी और UAE भी, और उन्होंने बोर्ड में वर्बली कमिट करके रोल ओवर नहीं किया, तो उसकी वजह से IMF जो था वो इस दफ़ा बज़िद था। और उसके पीछे जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसका आंसर कार फरमा है, क्योंकि कोई भी दोस्त मुल्क जो है वो वेट एंड सी इंतज़ार में है उनको कि कौन सी हुकूमत जो है वो मुस्तकिल और पायदार बुनियादों पे आती है। उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं कि कौन सी सियासी जमात हो, लेकिन उनकी ये प्रेफरेंस बहरहाल है। अगले साल पाकिस्तानी मईशत के बेहतर होने की पेशगोई भी है। अगले साल नई हुकूमत होगी, सियासी माहौल में जो खलफशार बाकी रहा तो फिर मईशत बेहतर होगी इंशाल्लाह होनी चाहिए। और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी होगी कि आपका बेसलाइन इतना हाई हो जाएगा, यानी
वो कहते हैं ना कि आप रॉक बॉटम को जाके जब उभरते हैं तो वो पहले से बेहतर सिचुएशन होती है। तो इस वक्त तो हम जो इस वक्त की महंगाई है अगर आप देखें तो ये पिछले 6 दहाइयों में सबसे ज्यादा है, 60 साल में सबसे ज्यादा है। या इस वक्त जो एग्रीकल्चर का हमारा आउटपुट आएगा वो पिछले 20 सालों में सबसे कम होगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो जब आप इतने रॉक बॉटम को पहुंच के ऊपर आते हैं तो फिर परसेंटेज पॉइंट में जाहिर है कि वो बेहतरी होती है और इंशाल्लाह बेहतरी आनी चाहिए। पाकिस्तान डिजर्व्स लॉट बेटर देन व्हाट वी आर फेसिंग टुडे। लेकिन हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, अगर आईडीपीज को अदायगियां ना की गई तो फिर पाकिस्तान में बिजली बहरान भी पूरी शिद्दत से सर उठा सकता है। इस वक्त जो 3 तरह के हुकूमत को बहरानों का सामना है, एक तो रुपये डेफिसिट है कि रुपए नहीं है, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। दूसरा डॉलर डेफिसिट है कि हमारा डॉलर में खर्चा ज़्यादा है और डॉलर में इनकम कम है। और तीसरा बड़ा जो है वो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम में और हुकूमत में और IMF में और हुकूमत में और बाकी हुकूमतों में। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को हमें जो है वो मीट कर लें तो बाकी डेफिसिट पूरे हो जाएंगे। इस वक्त लोगों ने पैनिक बाइंग करते हुए डॉलर अपने घरों में रखे हुए हैं, यानी जितने डॉलर स्टेट बैंक के पास है तकरीबन उतने डॉलर लोगों ने घरों में खरीद के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको रुपए की डेप्रिसिएशन के बाद ये लग रहा था कि ये ना हो कि उनकी सेवर की जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो अगर ये IMF के साथ मामला सीधा होता है, थोड़ा सा बिजनेस एज यूजुअल पे आते हैं, तो आई होप कि बाकी चीजें जो है वो बहुत शुक्रिया आबिद सुलेही साहब, माहिर मईशत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन एनालिसिस दे रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुतालिक। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।